ऐश्वर्या ट्रिपल बुंदेलखंड पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ श्री मृत्युंजय सेवा समिति के अध्यक्ष जुड़े हैं, जिनका नाम है प्रणेश कुमार सोनी सर। और इन्होंने बुंदेलखंड की धरती के लिए कई ऐसे नोबल काम किए हैं जो एक टाइम अगर हम बोले तो शायद नामुमकिन भी कह सकते थे, और इन्होंने उसे मुमकिन करके दिखाया है। तो आज सर से हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने इतने कठिन कामों को इतनी आसानी से पार किया है। सबसे पहले सर, आपको इस शो पे आने के लिए धन्यवाद और वेलकम कि आपने हमारे लिए अपना टाइम निकाला। जी जी, मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने हमें समय दिया, ऐश्वर्या जी, और आपके स्टूडियो ने हमारे लिए समय निकाला। देखिए, मृत्युंजय सेवा समिति जो है, हमने 3 उद्देश्यों के साथ कार्य शुरू किया था। शुरुआत में हमने सबसे पहला जो उद्देश्य बनाया था, एक बार ऐसे ही यूं ही कभी घूमने गए थे, हम कुछ दोस्त थे, 2 लोग। तो नदी की स्थिति बहुत बदहाल थी, बहुत खराब कंडीशन देखकर दुख हुआ। तो उस दिन डिसाइड किया कि अब जो है नदी को स्वच्छ बनाना है। लेकिन ये एक असंभव काम था, क्योंकि नदी बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ी नदी है। और इस नदी में जो हमारी बारना नदी है, इससे लगभग 64 नदियां, छोटी बड़ी नदी और नाले सब आकर मिले, 64 के करीब, काफी बड़ी हो। फिर ये जाकर सीधे नर्मदा जी में मिल जाती है। और नर्मदा से मिलने वाली सबसे बड़ी नदियों में ये नदी है, बारना नदी, जो नर्मदा को पोषित करती है और बड़ी करती है। इस नदी को स्वच्छ रखना या स्वच्छ बनाना बहुत असंभव सा था, लेकिन मन में संकल्प लिया कि नहीं करना। तो 3 लोगों ने हमने शुरुआत की इसकी, 3 युवाओं ने, मैं, यशवंत मालवीय और नीरज पंचोली, 3 लोगों ने हमने शुरुआत की। और उसके बाद कारवां यूं बढ़ा कि लगभग 200 युवा साथी मेरे साथ हुए, और हम 200 लोगों ने मिलकर उसको स्वच्छ बनाया। और काफी सारी मेहनत हमने उसमें की है। उसको लगातार 3 घंटा हम उसमें स्वच्छता अभियान चलाते थे, रोज सुबह के टाइम पर 6 से लेकर 9 बजे तक। तो काफी कुछ किया, काफी सारी समस्याएं भी उसमें आई हैं, बहुत सी दिक्कतें आई हैं। नदी बहुत रिस्क वाला मामला रहता है, तो सब कुछ किया। और सबसे बड़ी बात यह है, मैंने ये चीज देखी इस पूरे कंडीशन में, कि नदी की स्वच्छता के दौरान लोगों में परिवर्तन बहुत आया। लोगों के मन में नदी के प्रति प्रेम पैदा हुआ। और हम तो बारना माँ बोलते हैं उसको, नदी नहीं बोलते हम तो। बरुणा माँ, बारना माँ के नाम से हम तो माँ की तरह मानते हैं। जी। तो सर, एक नदी की सफाई से आपने ये शुरुआत की थी, और मृत्युंजय सेवा समिति ये वहां से शुरुआत की, जैसा आपने बताया। हाँ, मृत्युंजय सेवा समिति जो था पहले नहीं थी। नदी की जो स्वच्छता अभियान जब हमने चलाया, तो उसके बाद फिर हमने समिति का निर्माण किया ना। उससे पहले हम 3 लोग थे, स्टार्टिंग की थी विचार के साथ कि हमें बारना स्वच्छता अभियान चलाना है। लेकिन एक अभियान के साथ फिर हमें एक समिति की आवश्यकता थी, एक पूरी टीम की जरूरत थी। तो हमने एक टीम बनाई पूरी की पूरी। तो उसमें उस टीम को बनाया, और उस टीम में सभी लोगों ने मिलकर मुझे अध्यक्ष बनाया कि हम आपके उसमें नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। तो हम सब ने मिलकर वो किया। वैसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, ये सब तो ठीक है, मैं इन चीजों को नहीं मानता, लेकिन मुद्दे की बात है कि कार्य को हम कैसे कर सकते हैं। तो वो कार्य हमने किया, और बहुत कठिन था, असंभव था, लेकिन हुआ, और बहुत हुआ। और आज करीब करीब 6 वर्ष हो गए हैं। 6 से 8 महीना हमने स्वच्छता अभियान चलाया था। उसके बाद फिर हमने रोक दिया। जाते रहते हैं, कभी कभी करते हैं उसके, जैसे सफाई वगैरह कर देते हैं, लेकिन इतना नहीं किया जितना हमने वो 6 से 8 महीने किया। लेकिन आज स्थिति ये है कि जैसी हमने नदी को छोड़ा था, वही की वही स्थिति है। वैसी साफ स्वच्छ है नदी, लोगों में बड़ा परिवर्तन आया। बस यही परिवर्तन हम चाहते हैं। जी। वो जंग तो आपने तब जीत ली सर, जब उसे जिस तरह से आपने छोड़ा वो आज भी उसी तरह से है। एक हाँ हाँ सफाई हाँ। आपने, लोगों ने उस चीज को सहारा और लोगों में चेंजेस आ गए। जैसा आपने कहा कि आपने लोगों में बहुत चेंजेस देखा उसके बाद से। और एक नदी जो कि दूषित हो चुकी थी, जो खराब बहुत गंदी हालत में हो रही थी, और उसे आपने स्वच्छ किया, और आज वो स्वच्छ है। बिल्कुल तो बिल्कुल। यही आप, ये सबसे बड़ी बात है। मैं नहीं, यही सबसे बड़ी हमारी जीत भी यही है। मैं आपको बताऊं, वैचारिक परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन। दुनिया में कोई अगर परिवर्तन आ सकता है तो वैचारिक परिवर्तन। जब तक विचार नहीं बदलेंगे, कुछ नहीं बदलने वाला। हम लोगों की सोच बदले, विचार बदले नदियों के प्रति। एक बारना नदी नहीं, वरन जितनी भी दुनिया भर में जो भी नदियां हैं, हमारे देश की हो या विदेश की हो, सभी नदियों का संरक्षण आवश्यक है, उनकी स्वच्छता आवश्यक है। और वो हमारी जीवन रेखा है, हम वो हमें जीवन देती है। जो कुछ भी, जैसे हमारे यहाँ हजारों लाखों हेक्टेयर भूमि में धान होती है, मैं आपको बताऊं,
तो धान को सिंचित करने वाली जो नदी है वो बारना नदी है। मैं आपको, हमारे यहाँ धान बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, बड़े क्षेत्र में होती है, तो उसमें जो नहरों के माध्यम से जो पानी पहुंचता है वो बारना नदी का पानी ही पहुंचता है। तो उस नदी का हमने बीड़ा उठाया और उसमें सफल हुए, बहुत सफल हुए। और काफी सारे न्यूज़पेपर ने उसको छापा, और बंसल टीवी ने तो उसका आधा घंटा की पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसमें लाइव इंटरव्यू हुआ था, उसमें काफी कुछ पूछा उन्होंने। तो ये सब चीजें रही जिंदगी में, काफी सम्मान भी मिला, प्रेम मिला, और सबसे बड़ी एक आत्मसंतुष्टि जिसको कहते हैं, स्वयं को जो मिलती है, खुद को मिलती है, वो हमें मिली, और हम सब उसमें जुड़े, और उसके बाद फिर आगे की तरफ बढ़ते गए। सिर्फ हम इस पे आएंगे जरूर कि आपने कैसे, ऐसा क्या सम्मान मिला और कैसे लोग आपसे जुड़े, लेकिन मैं ये पहले पूछना चाहती हूँ, जब आपने शुरुआत की थी इस जंग की, हम इसे जंग कहेंगे क्योंकि ये आसान काम नहीं था, जी जी जब जी। आपने शुरुआत की थी तब आपने सिर्फ 3 लोगों का नाम लिया, आप 3 लोगों ने इसकी शुरुआत की, तो अब क्या ये आशा थी कि धीरे धीरे करके 200 लोगों की भीड़ आपके साथ जमा होकर ये काम करेगी? वैसे ये उम्मीद तो थी कि लोग आएंगे, ये उम्मीद थी, लेकिन इतने सारे लोग आएंगे शायद ये उम्मीद नहीं थी। ये जरूर सोचा था कि हाँ 3 है तो 3 से 5 जरूर हो जाएंगे, लेकिन 200 तक पहुंच जाएंगे ये शायद उम्मीद नहीं थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जहाँ आपका मन है और जहाँ सच्ची निष्ठा है, वहाँ सभी लोग जुड़ते हैं। तो वाकई में वो फिर एक बात है, मुझे तो ऐसा लगा कि उन 200 लोगों में भी कहीं ना कहीं से वो बात थी पहले से, वो चाहते थे कि हम भी जुड़े। शायद वो एक मिल नहीं पा रहा था कि किस जगह से जाके हम शुरुआत करें, तो जरूरत हम, होती है हाँ किसी हाँ, तो हम एक माध्यम बने उसमें। तो वो सारे लोग धीरे धीरे करके जुड़ते गए, अकेले ही चले थे यूं ही हम। वो कहते हैं ना, एक शेर है जो है ना, यूं ही अकेले चले थे और धीरे धीरे जो हम बढ़े तो सारे लोग जुड़ते को चले गए। इंतजार, कहीं ना कहीं हर कोई इंतजार कर रहा था कि कोई एक शुरुआत करे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जी बिल्कुल। सर आपने बताया कि बहुत सारी समस्याएं आई थी बीच में, तो समस्याएं क्या कोई है देखिए, कि समस्याएं जैसे आई, हाँ समस्याएं मैं आपको बताऊं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या रही कि नदी में जो था, कुछ भी डाल देते हैं लोग, मैं आपको बताऊं। जैसे कि कई बार है ना, शराब की बोतलें, बड़ी बड़ी बोतलें, मैं आपको बताऊं। अब जैसे नदी में उतरते हैं तो हमें नीचे किनारा, जो तल होता है वो तो दिखाई नहीं देता, पानी काफी गहरे पानी में हम होते हैं। लाइफ जैकेट और ट्यूब वगैरह के सहारे हम लोग पहुंचते थे, गहरे में पहुंचे, क्योंकि पहले शुरुआत तो किनारे से करी थी, किनारे की सफाई की, लेकिन जब उसको साफ करते गए तो आगे की तरफ बढ़े, तो जो आगे की तरफ हम बढ़े तो कई बार हमारे हाथों में है ना फूटी हुई बाटलें आ गई ना। जैसे हमने नीचे से ऐसा हाथ डाला एकदम, तो झटके से बटल आ गई, तो एक दो लोगों के हाथ भी कट गए उसमें, मैं आपको बताऊं। कई बार एक बैग मिला था हमें, और उस बैग के अंदर मतलब काफी सारी चीजें, ऐसा कुछ जैसे ये नहीं बकरा वगैरह कुछ था उसमें, मरा हुआ सा कुछ ऐसा, कटा पिटा सा क्या, वो सब कुछ उन्होंने, जो खाल वाल होती है ना, पूरा भर के और वो जो खत उन्होंने पानी में फेंक दिया। तो वो एक दिन बैग मिला, वो देखा तो घबराहट हो गई यार, काफी लड़के डरे कि यार ये क्या हो रहा है। मैंने कहा डरो मत यार, है ना, सेवा में निकले हो तो ईश्वर साथ देगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो वो सब चीजें रही, और उसके बाद सबसे बड़ी एक समस्या आई थी हमारे साथ कि बारना नदी का जो हिस्सा है उसमें बीच में कुछ खेती वगैरह भी करते थे कुछ लोग। तो हम पानी के लिए रास्ता मांग रहे थे कि भाई पानी जो है बहाव बनेगा इसका, तो उससे ये स्वच्छ रहेगी। तो हमारी ऐसी बात चल रही थी, लेकिन पानी छोड़ा गया, नदी का पानी छोड़ा गया था विधायक और सांसद के कहने पर, और उसका यूं डाल दिया गया कि हम लोगों ने उसका पानी छुड़वाया है। तो काफी सारे किसान हमसे नाराज हो गए थे उस दौरान कि हमारी फसलें बह गई, तो उसमें तो वो समस्याएं भी हमारे पास आई। लेकिन उन सब समस्याओं से निकलते हुए, सांच को आंच नहीं, सच है जो ठीक है, और हमने किया और बहुत अच्छा किया। आज भी हमारे मन में, हो सकता है शायद फिर दोबारा हमारा चल रहा है कि दोबारा हम फिर शुरुआत करेंगे, लेकिन अब और अच्छे तरीके से और अच्छे ढंग से प्रशासन को साथ में लेंगे। जी। ऐसी समस्या आने के बाद भी आपका ये जो जज्बा है कि एक बार फिर हम और अच्छी तरीके से इसमें उतरेंगे, फिर से हम करेंगे, जी बिल्कुल। सर ये चीज आपने करके दिखाई और ये चीज दिख रही है, लोगों को इतना सुधार आ गया है, बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ, क्या इसमें आपने किसी गवर्नमेंट की लिया, या कोई मदद आपको मिली, या उनकी मदद के बिना ही आपने ये कार्य किया? नहीं नहीं, गवर्नमेंट की कोई सहायता नहीं मिली है।
बिल्कुल भी नहीं मिली, बिल्कुल भी नहीं मिली। आपको बताएं, नगर पंचायत है यहाँ पर, स्वच्छता का बीड़ा उनका है, नियम तो यह कहता है कि उन्हें ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो सब बस देखते रहे हैं, कोई किसी टाइप की कोई मदद नहीं हुई, न धन की, न तन की, न मन की। बावजूद जब पता चल रहा है ये कोई छोटा काम नहीं है, जब छुपके किया जाए, जब दिख रहा है, तो उसके बावजूद भी क्या गवर्नमेंट सरकार नहीं 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 कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई मदद नहीं हुई, कोई सम्मान पत्र तक नहीं दिया। मैं आपको बताऊं, एक बात मैं आपको बता दूं, जहां तक के यहाँ पर इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं, 26 जनवरी के काफी सारे हुए, उनमें भी कभी बुला के उन्होंने इसको सम्मानित नहीं किया। क्या है, मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ क्षेत्र जो है ना, लोग राजनीति से पीड़ित है, राजनीति से पीड़ित है। उन्हें लगता है कि अगर हम इनका सम्मान करेंगे, क्योंकि लोग इन्हें प्यार कर रहे हैं, हमारे कार्य को लोग सराह रहे थे, लोग सराह रहे थे, टीवी रिपोर्टर्स थे जो वो सराह रहे थे, पेपर में हमारी लगातार न्यूज आ रही थी, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा था, सब कुछ ठीक था, मतलब पब्लिक में उसका पूरा पूरा प्रचार प्रसार था, और बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे चल रहा था। और हमें देखकर काफी सारी जगह, जैसे जयपुर के एक टीम है, उन्होंने हमें फोन करके बताया कि हम आपकी उससे प्रेरित होकर, हमने एक तालाब है, कोई किला है, उसके आजू बाजू में कोई तालाब था, उन्होंने बताया था कि एक राजपूत करके एक समिति है, उसने उसका वो शुरुआत की, और उन्होंने भी स्वच्छता अभियान चालू किया। तो ऐसा कई जगह शुरुआत हुई हमें देखकर, लेकिन यहीं पर हमारा प्रशासन शासन, यहाँ हमें कभी किसी टाइप की कोई मदद भी नहीं मिली, मदद तो दूर, सम्मान तक नहीं मिला। मैं आपको बताऊं, जो एक हमारा हक था, सम्मान इसलिए नहीं कि हम सम्मान के भूखे हैं, सम्मान तो ईश्वर करता है, लोग करते हैं। कम इतना तो है कि भाई अ, वो हमें हमारा उत्साह वर्धन करते हैं, हमारा मन बढ़ाते हैं, है ना, तो बिल्कुल और ज्यादा कुछ होता है, ठीक है ना। जी आपने जो काम किया है वो बेशक आपको उसका सम्मान मिलना चाहिए, वो काम कोई छोटा मोटा नहीं है। और जब सारे टीवी रिपोर्टर्स और न्यूज़पेपर्स, गांव वाले सब आपको, उनको आपका काम पसंद आ रहा है, सबको ये दिख रहा है, तो ये बात तो जरूर है कि सरकार उस टाइम क्या करती बस यही है। ये एक बात है। अब जैसे नदियों के अभियान चलाए हैं, काफी सारी बातें आपने सुनने को आती है, नदियों को बचाओ, नदियों को संरक्षित करो, नदी हमारी जीवन रेखा, ये सारी बातें सुनने में आती है। अब इतने बड़े लेवल पर काम चल रहा था, तब ये सब लोग क्यों सोए हुए थे? एक बात बताइए, जब 200 युवा एक साथ एक जगह पर कार्य कर रहे हैं, नदी को स्वच्छ बना रहे हैं, हमने प्रवाह खोलने के लिए काफी सारे आवेदन दिए, काफी सारी चीजें दी, लेकिन वो प्रवाह आज थोड़ा सा खुला हुआ है। मैं आपको बताऊं, जो एक प्रवाह है उसका, वो अभी भी पूरी तरह से खोला नहीं गया। एक पुल पड़ा हुआ है, पुराना पुल पड़ा है, उस पुल को हटाना है जरा से, क्योंकि एक पुल जो नया बन चुका है, बड़ा पुल बन गया है, नीचे एक फालतू टुकड़ा पड़ा हुआ है, उस टुकड़े के लिए हमने काफी आवेदन दिए, 181 पे कॉल भी किया और काफी कुछ किया, लेकिन उसको नहीं हटवाया। मैं आपको, तो यहाँ दुख हुआ, शायद हमारा वो ब्राम करने का जो 6 महीने 8 महीने के बाद जो ब्राम हमने किया, शायद ये भी एक हमारा एक कारण रहा कि हमारी चीजों को सुनवाई नहीं हो रही थी। हम बताएं, जो होना चाहिए थी वो सब नहीं हो रहा था। आज भी ऐसा हेलो। नहीं, क्या वो पुल आज भी वैसा ही है? हाँ, वो स्थिति, वो जो पड़ा हुआ है पुल, है ना, वो पड़ा हुआ है बीच में, उसको नहीं हटवाया गया, अभी तक नहीं हटवाया गया। तो ये सब चीजें हैं। अब जब तक सरकार नहीं जागेगी खुद, देखिए हमने शुरुआत की, हमने करके दिखाया, बेहतर से बेहतर करके दिखाया। अब सरकार का काम था कि वो हमारा हाथ थामती, वो हमें सपोर्ट करती। आज हम 200 से शुरुआत हुई थी, अब 2000 होते। आज सिर्फ यही नहीं, हो सकता था कि नर्मदा स्वच्छता अभियान शुरू हो जाता, उसके बाद नर्मदा नदी का जो था, शिवराज सिंह जी चौहान आदरणीय, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है, उन्होंने खुद इसका अभियान छेड़ा हुआ है, तो वो एक शुरुआत होती, बड़े लेवल पर होती। लेकिन ठीक है, हमें किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, हम तो ये मानते हैं कि हम करते रहे हैं, वो करते रहेंगे। जी तो ये तो आपने वैसे भी साबित कर दिया सर, क्योंकि सिर्फ नदी की स्वच्छता पे ही आप नहीं रुकते, उसके बाद आपने वृक्षारोपण का भी काम किया। करीब 5,000 वृक्ष को हाँ आपने बिल्कुल। रोपा है, आज भी जीवित है, और उसमें आज भी आप काम कर रहे हैं, आप रुके नहीं है, और वो पौधे आज भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपको, तो वो शुरुआत कैसे? हाँ, देखिए, जब 12वां स्वच्छता अभियान का कार्य चल रहा था, तो उसी दौरान हमारे कुछ युवा साथियों ने कहा कि हमें वृक्षारोपण भी करना। तो मैंने कहा बिल्कुल शुरू करेंगे।
तो हमने संकल्प लिया था उस समय कि हम वृक्षारोपण करेंगे और बड़े बड़े लेवल पर करेंगे। सब सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ फोटो या वाह लूटने के लिए वृक्षारोपण होता है। आपने देखा होगा, एक फोटो खिंचवाते हैं और पौधा लगा के भूल जाते हैं। ऐसा नहीं किया हमने। हमने बाकायदा सिस्टम से शुरुआत की उसकी। तो सबसे पहले हमने तय किया कि कम से कम, ज्यादा से ज्यादा जितने भी वृक्ष लगा सकते लगाएं। तो हमने सबसे पहले हॉस्पिटल ग्राउंड में शुरुआत की उसकी। बाड़ी का हॉस्पिटल ग्राउंड है, हॉस्पिटल है और एक ग्राउंड बना हुआ उसके अंदर ही। उसमें हमने शुरुआत की कि यहाँ पे हमें वृक्षारोपण करना। अब लेकिन शुरुआत कर दी, फेसबुक पर डाल भी दिया था कि भाई वहां पर हम करीब करीब 200 पेड़ लगाएंगे। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि ये कितनी इन्फेक्टेड जगह है और कितना रिस्की है यहाँ। अब जब हम पहुंचे तो हालात बहुत खराब थे वहां। जो डिलीवरी का कचरा है वो भी पीछे फेंकता था, मैं आपको बताऊं। सिरिंज वगैरह, ये वो बॉटल वॉटल, पता नहीं क्या क्या, है ना। अब ये सब देख के थोड़ा टेंशन हुआ, क्योंकि वृक्षारोपण होना है, गड्ढे होंगे, हाथ वाथ भी डलेंगे। तो भाई ऐसा ना हो कि कोई हमें कोई चीज लग जाए तो कल से कोई दिक्कत हो। तो फिर हमने ट्रैक्टर बुलवाया, उसकी ब्लेड लगवा के उसको चलवाया। तो करीब करीब ये मान के चलिए कि 2.5 से 3 फीट मिट्टी हमने खिंचवा दी उसकी पूरी। और उसकी पूरी सफाई करवाई, फिर वहां निशान डाले, निशान डालने के बाद गड्ढे करवाए। गड्ढे करवाने के बाद फिर हमने अपने खर्चे पर, समिति ने अपने खर्चे पर फेंसिंग करवाई। फेंसिंग करके फिर हमने वहां पर वृक्षारोपण किया। और आज वो वृक्ष काफी बड़े हो गए हैं। आप जाकर देखेंगे तो बहुत अच्छी कंडीशन है। लगातार हम लोग पहुंचे उसमें। हमने ऐसा नहीं है कि वृक्षारोपण करके चले गए, फिर पहुंचना, उनकी गुड़ाई करना, उनको पानी देना टाइम टाइम पे। पाइपलाइन, काफी लंबी लंबी पाइपलाइन बिछा बिछा के पानी देते थे। तो काफी कुछ किया। तो वृक्षारोपण की शुरुआत वहां की। उसके बाद फिर हमने कन्याशाला में वृक्षारोपण किया, कई मंदिरों में वृक्षारोपण किया, डिवाइडरों पे किया हमने। अब जैसे बख्ता रोड के डिवाइडर पर जब हमने शुरुआत कर रहे थे वृक्षारोपण की, तो लोग कहने लगे यार यहाँ तो असंभव है, ये तो बहुत टेढ़ी खीर है, यहाँ हो नहीं सकता, यहाँ सक्सेस नहीं होगा, आप यहाँ गलत जगह कर रहे हैं। तो मैंने कहा देखते हैं, हमें क्या है, हम तो असंभावना से पीड़ित है। जो नहीं हो सकता वही करने में ज्यादा मजा आता है। तो मैंने कहा यहाँ भी करके देखते हैं। तो वृक्षारोपण किया डिवाइडर पर। और आज आप वृक्ष देखेंगे तो बख्ता रोड के डिवाइडर पर लगभग 12-13 फीट के पेड़ हो चुके हैं। और उनमें से एक पेड़ भी नहीं मरा, सारे पेड़ जीवित। और ट्री गार्ड के साथ हमने वृक्षारोपण किया। अब ट्री गार्ड के लिए खर्चा निकालना था, वही ट्री गार्ड कैसे। तो जितने दुकानदार थे वहां, उन सब दुकानदारों को जोड़ा, हर एक के नाम से ट्री गार्ड शुरुआत करवाई, उनसे ही पेड़ लगवाए कि आप आओ उनके नाम से। हालांकि लोग फिर उसके बाद लगा के फिर भूल जाते हैं, लेकिन उसमें एक हमारे अजय नायक जी हैं, एक जीतेन ठाकुर जी हैं। ये दो नाम ऐसे हैं जिन्होंने बख्तर और डिवाइडर पर सबसे बड़ी भूमिका निभाई पेड़ों को बचाने में। और आज बहुत अच्छी कंडीशन में है पेड़। और कई गांव हैं आजू बाजू में, वहां भी गए हम, वहां पे वृक्षारोपण किए, स्कूलों में, कॉलेजों में, नदी किनारे, काफी सारी जगह। और लगातार कर रहे हैं। पीपल लगाओ अभियान हमारा चल रहा है, पीपल के पेड़ हम लगा रहे हैं लगातार। तो जगह, ग्राउंड देख के, खास जगह देखकर, कुछ कुछ खासकर जगहों पर हम पीपल लगा रहे हैं। क्योंकि पीपल के बारे में मैं आपको बताऊं, पीपल का जो पेड़ होता है, एक तो वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, ये तो सबको पता है। साथ ही साथ उसका जो पत्ता होता है ना, वो बहुत पतला होता है। मैं आपको, तो वो बहुत कम हवा में भी बहुत तेजी से हिलता है। तो उसके नीचे जो ठंडक जो रहती है, और दूसरी उसकी उम्र जो होती है 500 वर्ष होती है। तो एक पीपल का पेड़ लगाना कम से कम 2000 पेड़ लगाने के बराबर है। सर, मैं बस ये सोच रही हूँ कि यदि ये काम आपने किया है और आप जब बुंदेलखंड की उस धरती पे से निकलते हैं जहाँ आपने वृक्षारोपण किया है, उन वृक्षों को देख के जो खुशी आपको मिलती होगी, मैं उसका एहसास अभी कर सकती वृक्षों को लेकर जो मेरा मानना है, या ऐसा मैंने पढ़ा भी है, कि वृक्ष बहुत संवेदनशील होता है ना, बहुत संवेदनशील होता है। अगर आप उससे गुस्से से उसके पास जाएंगे ना, तो वो थोड़ा सा हिल सा जाता है। इसके ऊपर वैज्ञानिक शोध भी हो चुका है। और एक अमेरिका में एक आदिवासी क्षेत्र है। तो वो क्या करते हैं, देखिए मैं आपको पेड़ों की संवेदना के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। तो वो क्या करते हैं, जैसे बीच में कोई पेड़ पड़ जाता है, तो उस पेड़ को वो काटते नहीं है, बल्कि उसे कोसते हैं, उससे गालियां देते हैं, उसे कोसते हैं। धीरे धीरे पेड़ वो अपने आप सूख जाता है, फिर वो उसे हटा देते हैं। तो आप सोचिए कि पेड़ कितना संवेदनशील है, कि उसको कोई कोस भी रहा है ना, उसको तेज से बोल रहा है, तो उसके ऊपर वो असर पड़ रहा है। तो ठीक पेड़ जब हमारी बुरी भावनाओं पे उसको असर पड़ रहा है, तो हमारी अच्छी भावनाओं का भी उस पर असर पड़ता है। जब उसे प्यार से देखते हैं ना, तो वो भी हमारी ओर उतना ही आकर्षित होता है। और मेरा तो मानना है, अगर कोई तकलीफ है
तो पेड़ से लिपट के कह दो, शायद सारी समस्याएं हो जाएगी। और एक शेर भी मैंने, एक कविता लिखी थी मैंने, मेरा लिखा हुआ है कि हाँ, एक दिन जब मैं मर जाऊंगा, एक दिन जब मैं मर जाऊंगा तो अपने पेड़ों में नजर आऊंगा। एक दिन जब मैं मर जाऊंगा तो अपने पेड़ों में नजर आऊंगा। मेरी राख को गंगा में न बहाना यार, बिखेर देना उन पेड़ों के पास में, फिर जीवित हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ना तो मैं चाहूं कि मेरे मरने के बाद भी मेरी राख भी कहीं किसी नदी में डाली जाए, कि मेरी वजह से नदी गंदी हो। और मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद तो पेड़ों के पास, तो मेरे पेड़ों में मैं दिखूंगा। बस इतनी सी बात है। बहुत अच्छे विचार है सर आपके। मैं बताना चाहूंगी हम लोग को सुन रहे हैं कि ये यहीं तक सफर नहीं है, इसके बावजूद, इतना होने के बावजूद सर ने बच्चियों के लिए फ्री कोचिंग क्लासेस भी दी, और जो कि कोविड के कारण फिलहाल टेम्पररीली बंद है, बट वो फिर से शुरू होगी जल्दी। और उसमें कई बच्चे फ्री में कोचिंग करते हैं, और इसमें भी जो पढ़ाते हैं वे खुद अपनी इच्छा से आगे आकर पढ़ाते हैं। तो सर आप, मैं चाहूंगी कि आप इसके बारे में कुछ बताएं। जी जी जी, बिल्कुल। इसी दौर में जो वृक्षारोपण तो हमारा चलता ही है, रेगुलर कर ही रहे हैं। लेकिन फिर एक मन में बड़ी, बच्चों को लेके, मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, तो ये छोटे बच्चों को लेकर मुझे बहुत मोहब्बत है। मतलब बच्चे मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं किसी बच्चे को दुखी नहीं देख सकता, किसी भी बच्चे को, चाहे वो किसी का बच्चा हो। तो शुरुआत की फ्री कोचिंग की, कोचिंग करना है वो फ्री करना है। तो शुरुआत करी, लगभग 20-22 बच्चों से शुरुआत की थी हमने। और फ्री कोचिंग में, सिर्फ कोचिंग में अब शुरुआत कर दी है। सब समिति तो थी, तो उसमें सभी से मैंने बात की कि भाई सबको समय समय पे आकर अपना टाइम देना है और बच्चों को पढ़ाना है, अपने अपने टाइम पर आके पढ़ाना है। तो बहुत सारे लोग रहे। तो 2 दिन के लिए, कोई एक दिन आ गया, कोई हफ्ते में एक बार आता है, कोई 15 दिन में एक बार आता है। बड़े बड़े जो कॉलेज के टीचर हैं, जो प्रोफेसर हैं, वो तक आके पढ़ा के गए। और कोचिंग चल रही है बराबर, धीरे धीरे बढ़ते गए बच्चे। इतने बड़े बच्चे के 750 बच्चों का एडमिशन उसमें हुआ। और 150 से 200 बच्चे रेगुलर, मतलब रहे रोजाना। अब भाई कोचिंग शुरू की है, तो फिर साथ में हमने फिर म्यूजिक शुरू किया। म्यूजिक में क्या है, मैं खुद गाता भी हूँ, और तबला भी, मैं क्लासिकल तबला मेरा सीखा हुआ है। और शतरंज भी मैंने काफी सारे टूर्नामेंट्स करवाए, तो मुझे शतरंज का भी पूरा। तो मैंने शतरंज शुरुआत करवाई कि भाई इनको बच्चों को हमें शतरंज सिखाना है। और शतरंज इसलिए चुनी कि शतरंज एक ऐसा गेम है जिससे बच्चों का दिमाग जो है वो और ज्यादा विकसित होता है। तो शतरंज शुरुआत करवाई, साथ में म्यूजिक है। म्यूजिक में तबला फ्री सिखाते हैं, पियानो फ्री सिखाते हैं, आपका पढ़ाई फ्री है। और साथ में फिर मन नहीं माना तो कुछ और बढ़ाए, तो पोषण आहार शुरू करवाया। अब पोषण आहार में कुछ ऐसा करा जाए, दिमाग ये कह रहा था कि पैसा भी कम लगे और बच्चों को स्वास्थ्य पूरा मिले, तो क्या करें। तो फिर दिमाग में आया कि यार अंकुरित चने, अंकुरित मूंग और अंकुरित मूंगफली के दाने, ये सस्ता भी है और ये कंप्लीट, मतलब इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे जानेंगे तो ये कंप्लीट आहार है। अगर रोजाना बच्चों को दिया जाए तो वो कुपोषित कभी हो ही नहीं सकते। तो हमने ये शुरुआत की। अब साथ में फिर मन बढ़ा कि यार सलाद भी होना चाहिए इसमें, थोड़ा टेस्ट वगैरह बनेगा बच्चों का तो मन बढ़ेगा। तो सलाद, साथ में मिक्स सलाद है, जैसे आपका टमाटर है, प्याज वगैरह सब मिक्स करके हम देने लगे। तो रोजाना अंकुरित देने लगे। फिर एक और शुरुआत करवाई हमने कोचिंग के अंदर के, जो लोग जन्मदिन मनाते हैं अपना, तो मेरी कोचिंग में आके मनाए। तो बहुत सारे लोग फिर जन्मदिन मनाना शुरू किए। तो लोग जन्मदिन मनाने आते हैं, कोचिंग में जन्मदिन मनाते हैं, बच्चों को गिफ्ट देते हैं, उनको नाश्ता कराना, ये वो ऐसा। और कई बार ऐसे कुछ लोग, एक से एक सज्जन ने कहा कि गरीब बच्चों के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, आप बस बच्चों को गरीब मत बोलिए। बस मैंने कहा बच्चे कभी गरीब नहीं होते, क्योंकि उनके सामने तो पूरा जीवन पड़ा है। अभी अभी तो वो संभावना से भरा हुआ है, वो कुछ भी हो सकता है। अभी तो वो कुछ नहीं है, सिर्फ बच्चा है, ना वो गरीब है ना वो अमीर है। तो सभी दर्जे के बच्चे मेरे पास रहे, सभी जाति के बच्चे मेरे पास रहे। वाल्मीकि समाज के बच्चे हैं, शर्मा समाज के बच्चे हैं, आपका सोनी है, श्रीवास्तव है, ठाकुर है, चौहान है, आपके मुसलमान बच्चे भी हैं, सभी बच्चे रहे। और सबसे बड़ी बात, हमने फिर ध्यान से जोड़ा उनको, मेडिटेशन से जोड़ा। तो जब तक सलाद वगैरह तैयार होती थी, तो मॉर्निंग का एक राग लगा देते थे हम। तो राग चलता है तो उसमें 15 से 20 मिनट तक बच्चे ध्यान करते थे।
तो बच्चे 15-20 मिनट के लिए बिल्कुल पत्थर हो जाते, मतलब आप कल्पना नहीं करेंगे कि इतने छोटे छोटे बच्चे ऐसे बैठे होते थे, और मैंने कई बार तो बच्चों की आंखों से आंसू तक गिरते देखा, मतलब वो इतना अंदर से इतनी अच्छी फीलिंग आती थी उनको। और जब मैं उनसे पूछता था कि भाई कैसा लगा आपको, इसके बाद ध्यान के बाद कैसा लगा, तो बच्चे बताते थे बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है। तो बस ये, और कोविड के बाद से अभी हमने इसको कोचिंग को रोका हुआ है, बंद नहीं किया, रोका है को कोविड में आप समझ सकते हैं देश बहुत संकट से गुजर रहा है और गुजरा है, तो अभी रोका है जी। बट बच्चे जरूर बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि कब ये वापस शुरुआत होगी। जी 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 बिल्कुल, आते हैं बच्चे मेरे पास, तो मुझसे पूछते हैं सर कब से शुरू होगी, तो मैंने कहा बेटा बस जल्दी ये शुरुआत करेंगे, क्योंकि अभी ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है कोविड। और बच्चे बहुत बहुत अच्छे हैं, बाल मेला हमने करवाया, हमारा बाल मेला भी करवाया हमने फ्री कोचिंग में, आपका एनुअल फंक्शन भी करवाया हमने फ्री कोचिंग में बच्चों का, ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स हमने करे। होली उत्सव भी करवाया, होली उत्सव में हमने एक मैसेज दिया, आपको मालूम हो जो फूल होता है पलाश का, पलाश के फूलों का रंग बनवा के और उसकी होली हमने करवाई थी बच्चों, तो एक मैसेज भी गया पब्लिक में कि भाई हमें होली जो है वो पलाश के फूलों से खेलना है, और वो बहुत फायदेमंद होता है, तो वो सब रहा जी। जी, बिल्कुल ऑर्गेनिक होली। सर इतने सारे बच्चों को फिर आप मैनेज कैसे करते हैं, मतलब कहाँ पर इन लोगों को पढ़ाया जाता है? देखिए, एक यहाँ पर एक गैरेज है, गैरेज के 3 साइड बना हुआ है पूरा का पूरा, वहाँ गाड़ियां खड़ी होती है बहुत सारी, तो गैरेज क्या मतलब गैरेज नहीं, मतलब गाड़ियां खड़ी होती है, तो वो जगह जो थी वो खाली रहती है पूरी, तो वो जो शाम के टाइम हम कोचिंग करते थे, तो वो जगह पर हमने चलाया इसको कोचिंग को, फिर हमने घर पर हमारे काफी बड़ी जगह थी उधर से हमने खुली जगह पर, वहां हमने इसको चलाया, तो ऐसे एडजस्ट किया। हालांकि यहाँ पर भी वही बात आ गई कि सरकार को फिर कहा जाए कि भाई उन्हें भी इस बात की चिंता नहीं रही कि बच्चों को जो है हम कैसे इनके लिए हम क्या व्यवस्था बना दें, कोचिंग चल रही है, फ्री कोचिंग चल रही है और सभी जानकारी में है सबको, उसके बाद भी मतलब वो सब कुछ नहीं किया गया जी। बहुत तो क्या साधारण सी तब भी हमें व्यवस्था। कोई मदद नहीं मिली? जी नहीं नहीं, कोई मदद नहीं, मदद तो किसी टाइप की नहीं, मदद सिर्फ हमें रही है तो आम जन की, मेरे साथियों की, समिति के कार्यकर्ताओं की, बस, बस और किसी की मदद नहीं रही, और वैसे हमने ज्यादा किसी से मदद मांगी भी नहीं बात। बात करें खर्चों की, इसके अलावा भी अगर कितनी भी कम हम मदद करें, कहीं भी हम पैसा कम लगा के अच्छी सेवाएं देने की कोशिश करें, फिर भी खर्चा तो होता है, फिर वो पैसों का इंतजाम कैसे? आपस में कलेक्शन करके बस, आपस में ही कलेक्शन करके जैसे कुछ करना है, अब जैसे सब बच्चों को गिफ्ट देना था, कपड़े गिफ्ट करना था, मैं आपको बताऊं, है ना, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस को लेकर के बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, ध्यान देते हैं, और वो छोटे बच्चे हैं, तो इनके इनके लिए तो मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि मेरी ओर से पूरे कपड़े जो है बच्चों को दिए जाएंगे, तो उन्होंने अपना नाम शो करने से मना किया हुआ जब से कि आप जो है वो नाम नहीं बताएंगे, और बस, तो भाई ठीक है, मैं आज तक भी उनका नाम नहीं बताता हूँ। उन्होंने जो है लगभग 45 जोड़ कपड़े उनकी ओर से आए थे, तो वो कपड़े सारे ब्रांडेड कपड़े थे, जो अच्छी क्वालिटी के, सारे के सारे कपड़े अपने बच्चों को पसंद करवा के बाकायदा उनको सब बच्चों को गिफ्ट किए थे, तो बच्चे बड़े खुश हुए। और सर्दियों में गर्म कपड़े हैं, और कपड़े तो हम लाते रहते हैं, कभी भी जैसे मूड हो जाता है तो ले आते हैं, तो वो कपड़े अब हम गिफ्ट करते रहते हैं, कभी कोई बच्चा बोल दे, और बच्चा अभी भी स्कूल बैग वगैरह है, चप्पल है आपके, ये है, और पेन कॉपी, ये तो रेगुलर चलता ही रहता है, ये तो रेगुलर है, अभी कॉपियां बहुत सारी रखी हुई है, मतलब बच्चा जो मांगेगा उसे मिलेगा, और वो भी प्यार से। और एक चीज सबसे बड़ी है हमारी कोचिंग में, हमारी कोचिंग में ना तो हमने कभी बच्चों को डांटा और ना कभी मारा, में आप, ये दो चीज हमारी सबसे महत्व, हमारा बच्चा कम पढ़ेगा ज्यादा पढ़ेगा वो बात की बात, लेकिन हम प्यार से ही पढ़ाएंगे, ये हमारा सबसे पहला रहा है, मतलब हमारा मानना है कि बच्चे सबसे कोमल है और उन्हें प्यार से ही ट्रीट करो, और मेरा ये अनुभव है, निजी अनुभव, कि बच्चे जितना प्यार से संभलते हैं, पूरे 200 बच्चे बिल्कुल एक जरा भी कोई कहीं से कोई मिस्टेक नहीं करते, बच्चे बाकायदा, कोई अभद्र व्यवहार नहीं बच्चों के अंदर, कोई कमी नहीं, अगर हमने बच्चों से जो बोल दिया पूरी बात मानते थे, तो कोई समस्या नहीं आई हमें किसी टाइप, उनको मैनेज करने में जरा भी दिक्कत नहीं, बच्चों ने बहुत अच्छा साथ दिया हमेशा जी।
सर बात बच्चों की हो रही है तो एक चीज और याद आती है, बच्चों के लिए आपने चेस प्रतियोगिता भी करवाई जी 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 बिल्कुल। और लगातार आप करवा रहे हैं, तो उसका क्या, देखिए, उसके बारे में। चेस टूर्नामेंट के बारे में बताऊं, चेस टूर्नामेंट तो मैं लगभग 6 टूर्नामेंट श्री मृत्युंजय सेवा समिति के तत्वाधान में हो चुका है। और जिसमें एक टूर्नामेंट तो इतना बड़ा था कि उसमें 23 जिलों से लोग आए थे, पूरे भारत के 23 जिलों से थे। लगभग 92 खिलाड़ी थे उसमें। आपका छत्तीसगढ़, आपका इधर आपका छिंदवाड़ा है, इंदौर है, भोपाल है, रायगढ़ है, रायपुर है, ऐसे बहुत सारी जगहों से खिलाड़ी आए थे। सभी ने, जबलपुर है, आपका देवरी है, उदयपुर है, बहुत सारी जगहों से आए थे। उन सब में रहा। अच्छा, उसके बाद टूर्नामेंट्स तो हमने लगातार करवाए, लेकिन मेरे बच्चे उदयपुरा टूर्नामेंट्स खेलने गए थे। मैं आपको लगभग 12 बच्चों को मैं लेके गया। तो आप विश्वास मानिए, वहां पर भोपाल एकेडमी से भी बच्चे थे, और स्कूल, बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे थे, जिनके कॉन्वेंट स्कूल हैं बड़े बड़े, उनके बच्चे थे। उन सब बच्चों के बीच में मेरे बच्चों ने जो है खेला, और फर्स्ट प्राइज मेरे बच्चों ने निकाला है। तीसरा नंबर भी मेरे बच्चे का लगा। और ऐसे लगभग 7 से 8 प्राइज मेरे बच्चों ने निकाले उस कंपटीशन में। और अभी ये कंपटीशन था बरेली में। तो लगभग 55 जिलों से लोग आए थे उसमें। 130 खिलाड़ी थे। उनमें भी अभी मेरे बच्चे ने, नैतिक ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं बच्चों की, और बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं जितना उनके लिए कर रहा हूँ, उससे दुगना वो मुझे करके बताते हैं। जी। सर यही नहीं, और आपने ब्लड डोनेशन के भी बहुत सारे काम कार्य करे, यानी ब्लड डोनेशन करना या करवाना, उसकी पूरी व्यवस्था करना, तो वो शुरुआत कब की आपने और कैसे कर रहे थे। जी, ये शुरुआत ऐसे हुई कि एक बार एक प्रेग्नेंट महिला को लेकर, ब्लड को लेकर बहुत प्रॉब्लम जा रही थी। तो आदरणीय डॉक्टर हैं यहाँ पर बरेली में, गिरीश वर्मा जी। उन्होंने कहा कि यार, लोग ब्लड डोनेट करें तो ये ब्लड जो है ना, यहाँ काम आता है इमरजेंसी में, अगर लोग ब्लड डोनेट करते हैं। तो मैंने कहा सर, हम देंगे ना ब्लड। तो हमने तय किया कि हम ब्लड डोनेट करेंगे। तो लगभग 62 यूनिट के करीब हमने ब्लड डोनेट किया। 62 युवाओं ने ब्लड दिया, सभी ने। और वो 62 यूनिट जो है, खून पहुंचा है। वो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, इमरजेंसी केस जो होते हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं गर्भ के दौरान, वो उनको काम आएगा। या एक्सीडेंट वाले केस आते हैं अचानक में, उनको काम आएगा। ऐसे इस टाइप से हमने काफी सारे काम किए। जी जी। सर क्या वो 200 लोग जो स्टार्टिंग में समिति में जुड़े थे, वो आज भी आपसे कनेक्टेड है। अब तो ज्यादा है, बहुत सारे लोग, बढ़ गया अब तो। जी जी। अब तो पहले से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। पहले सर हम तो दो। कि आपको संगीत का भी बहुत शौक जी जी जी। है। वैसे तो कई सारी बातें आपसे करनी थी, क्योंकि आपसे हमने 1 घंटे का समय लिया था, और मैं ये जरूर चाहूंगी कि ये शो की हम खत्म करें तो उससे पहले हम आपको जरूर सुने। तो यदि आप हमें जाने से पहले कुछ सुना। वैसे इस ओपन साउंड में तो शायद उतना अच्छा नहीं आएगा वॉइस वगैरह, लेकिन फिर भी आपने आग्रह किया है, तो मैं गाना तो नहीं, आपको तबले का कुछ बोल सुनवाता हूँ, ठीक है ना? तो जी जी, जैसे एक एक टुकड़ा है, मैं आपको बताऊं। धतुम धतुम धति धत्र कृतक धात्र कृतक त्रिकृतक त्रिकृतक धति धतुम। ऐसे कई टुकड़े हैं, मैं आपको बताऊं। वो क्लासिकल में। और गायन में मैं मुकेश जी को बहुत पसंद करता हूँ, खासतौर से। तो मुकेश जी को, यशदास जी को। तो मेरी एक समिति को लेकर एक गीत है, थोड़ा सा गुनगुना रहा हूँ मैं जरा सा। ओपन साउंड में शायद इतनी अच्छी वॉइस नहीं आएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा गुनगुना। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। जी। सर एक
मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी चीज नहीं है जिसमें आपने फिल्म में भी नहीं डाली है, बिकॉज आपने हर एक चीज को करने की कोशिश नहीं, आपने बखूबी किया और उसे खत्म किया और आगे भी करना। जी सो जी जी मेरी तरफ से सिर्फ आपको सल्यूट मैं कर सकती हूँ, और जी। जितना कुछ आपने किया है वो। और शिविर भी हमने करवाए थे, लगभग 12 शिविर हमारे नेत्र शिविर हुए, जिसमें हमने हमारी सेवा सदन और श्री श्री नवदा सेवा संस्थान और श्री मृत्युंजय सेवा समिति तीनों ने मिलकर जो है लगभग 12 शिविर, हमने नेत्र शिविर करवाए, जिसमें कई नेत्र रोगियों को, हजारों नेत्र रोगियों को हमने नेत्र जो मोतियाबिंद की जो ऑपरेशन होता है वो फ्री उनको उपलब्ध हुआ, और ये भी हमने किया। और एक बार जो है आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं की हड़ताल थी, मैं आपको, तो उसमें भी हमने पल्स पोलियो अभियान को लेकर हमने वो अभियान को संभाला, और उसमें कलेक्टर ने भी हमें प्रशस्ति पत्र वगैरह पहुंचाए थे, काफी कुछ हुआ। ऐसी कई चीजें हैं, मैं आपको बताऊं, जो हम लगातार कर रहे हैं। और वर्तमान में मुझे बाड़ी में जो है नगर व्यापारी व्यापारी संगठन, नगर व्यापारी कल्याण संगठन का अध्यक्ष बनाया है मुझे अभी। तो वो भी एक कार्य है, वो भी मैं लगातार कर रहा हूँ, उसमें भी पूरा टाइम देना है। बस यही उद्देश्य है, तन समर्पित मन समर्पित, देश के लिए जीवन समर्पित। वाह वाह सर, तन समर्पित मन समर्पित, देश के लिए जीवन समर्पित। और जिस उद्देश्य से आप काम कर रहे हैं, आप बहुत आगे जा रहे हैं, और बस यही है कि आप ऐसे ही जाते हैं। लोगों ने आपको पसंद किया है, और जिन लोगों को ये नहीं भी पता होगा, आज शायद इस वीडियो को देख के पता चले। नहीं सर, बस किसी अप्रिसिएशन की आपका सर, क्योंकि आप उसके बिना ही बहुत अच्छे जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आ, और मैं तो पुनः पुनः आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने अपने चैनल के माध्यम से जो इंटरव्यू लिया, और मेरी चीजों को जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं, मेरे कार्य को, मेरी समिति को, और इससे बहुत लोगों तक ये चीज पहुंचेगी और लोगों में परिवर्तन आएगा। देखिए, किसी भी चीज को शो करना, उद्देश्य ये होता है कि वो चीज जब 4 लोगों में पहुंचती है, लोग उसे देखते हैं, तो लोग परिवर्तित होते हैं, उनको एक प्रेरणा मिलती है और वो भी उस तरफ बढ़ते हैं। तो मैं तो यही चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग फ्री कोचिंग की तरफ बढ़े, नदियों की स्वच्छता की तरफ बढ़े, और वृक्षारोपण की तरफ बढ़े, क्योंकि ये सब चीजें हमारे लिए जरूरी है। हम जी हमारा भी बस यही उद्देश्य है सर, कि हम आप जैसे महान लोगों को हमारे साथ जोड़े, ताकि दूसरे लोगों को हम बता सकें और उन्हें कुछ सिखा सकें, और उनकी विचार में यदि थोड़ी सी हम इसके माध्यम से यदि चेंजेस आते हैं तो हम सफल हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे और भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।